अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज ईद के बाद हमारे शो का फर्स्ट डे है। सोचा था कि आपसे अच्छे से ईद विश करेंगे, आपसे ईद की कुछ बातें भी करेंगे, लेकिन इस तरह का सानेहा कुछ पेश आया जहाज़ का कि ईद जो है वो इस तरह से नहीं हम मना पाए। एक तरफ कोरोना था, एक तरफ जहाज़ का वाक़या, लेकिन अल्लाह ताला जिनके लवाहिकीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, आज के हमारे शो का टॉपिक है माइग्रेन, यानी हम बात करेंगे सर के दर्द की। माइग्रेन के हवाले से हम बात करेंगे, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। हमारे शो का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज जो है ईद के बाद हमारा फर्स्ट डे है शो का जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन पर, सर के दर्द पे हम बात करेंगे। तो मैं पहले पूछना चाहूँगी कि सर दर्द की वजह क्या है, क्यों होता है ये? जी बिल्कुल। माइग्रेन तो खैर हम कहें कि वो तो एक टाइप है जी। सर के दर्द की, लेकिन ओवरऑल अगर हम सर के दर्द की बात करें, बहुत सारी वजूहात हैं। और जिनके भी सर में दर्द होता है, जाहिर सी बात है हम भी उसमें शामिल हैं, बिल्कुल। बहुत शिद्दत इख्तियार करता है और आप अपने रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि बहरहाल इसके लिए हर कोई हल चाहता है कि इसका कोई मसले का हल निकले और जी। इसकी जो वजह है वो ख़त्म हो। वजह उस वक्त ख़त्म होती है जब सर के दर्द की वजह पता चले कि सर में दर्द हुआ क्यों है। सही। कॉमनली अगर देखा जाए, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंग्जाइटी फैक्टर। जो एंग्जाइटी है, टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, ये आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, जब आप टेंशन में होते हैं तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। ये जो अमूमन सर में दर्द ब्लड प्रेशर के ऊपर उतार चढ़ाव की वजह से और ख़ास तौर पे बढ़ने की वजह से, जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें अगर ये चीज़ आ रही है, एंग्जाइटी का फैक्टर आ जाए, तो जो सर में दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत में अमूमन लोग घरेलू टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, अपने तौर पे मेडिसिन्स भी ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, सही। जिसमें कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो पैरासिटामोल का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर की वजह से, ज़्यादती की वजह से सर में दर्द होता है, अमूमन ये दर्द की लोकेशन से थोड़ा आइडिया मिलता है कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। ये होता है कमर के, ये गर्दन की बैक की साइड पे, ठीक है, पीछे की तरफ ज़्यादा दर्द होता है। और ये नॉर्मल पैरासिटामोल, इवन कोई और भी दर्द दूर करने की जो अद्वियात हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं थोड़ी, उनसे भी ये बाज़ औक़ात सही नहीं होता और उसकी वजह ये होती है कि ब्लड प्रेशर है। ठीक है। दूसरी वजह अगर हम बात करें सर में दर्द हो सकता है, वो है निगाह की कमज़ोरी। ये हमें बाज़ औक़ात नहीं पता चल रहा होता। ये जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त ये होता था कि जी एक पैरामीटर था हमारे पास कि हमें ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा सही, तब हम अपने घर में पेरेंट्स को जाके कंप्लेंट करते थे और फिर नज़र चेक होती थी। जो लोग नॉर्मल मतलब स्कूल लाइफ में नहीं है, कॉलेज लाइफ में नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड में, लेकिन उनको अगर निगाह में वेरिएशन आ रहा है जो कि बाज़ औक़ात नहीं पता चल रहा होता है, ऐसी सूरत में मुस्तकिल तौर पे निगाह के जो हमारा पीछे का जो ऑक्सीपिटल का जो ब्रेन का हिस्सा है, वहाँ पर जो एरिया है जो कि ऑक्सीपिटल एरिया कहलाता है, उस पर लोड पड़ता है, उस पर ज़ोर पड़ता है, क्योंकि आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने तौर पे क्लियर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमारी आँख की मसल्स हैं जो एकोमोडेट कर रही होती हैं विज़न को, वो विज़न जो है मुस्तकिल एकोमोडेशन के से आँखें भी थकन में आती हैं और मसल्स जो है उसकी, तो जिसे आप मसल्स कहते हैं, सिलेरी मसल्स हैं और पेपिलरी मसल्स हैं, प्यूपिल की मसल्स हैं, ये तमाम जो हैं पेन में आती हैं, एग्जॉस्ट होने लगती हैं और फिर पेन शुरू होता है। ये दर्द भी वो दर्द है जो कि नॉर्मली पैरासिटामोल या दूसरी अद्वियात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप इसकी वजह ख़त्म ना करें, यानी आप नज़र चेक ना कराएं। चाहे वो माइनर डिफरेंसेस हों, ये नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तब जाके आपको सर में दर्द होगा। बहुत माइनर वेरिएशन की वजह से लोड आपका कहते हैं पढ़ना, प्रेशर पढ़ना शुरू हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, वो भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, सुबह सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा मैं, जैसे इंसान को थोड़ा सा फ्लू होता है या थोड़ा सी खांसी होती है तो उसके लिए बंदा एंटीबायोटिक ले लेता है, सही है, लेकिन अगर एंटीबायोटिक ना ले 3-4 दिन तक तो उसके कोई ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका सिबकतुल्लाह साहब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब भी फ्लू हो, नज़ला हो जाए, ज़ुकाम हो जाए,
मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे, क्योंकि डॉक्टर्स को मैं इसलिए नहीं ब्लेम करता कि बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे यहाँ हमारे सेटअप्स में क्वैक्स भी बैठे हुए हैं, और वो जो अताई डॉक्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, एंटीबायोटिक्स उन्होंने प्रिस्क्राइब करनी ही करनी है मेजॉरिटी टाइम्स। ये कोई भी डॉक्टर जो MBBS किया हुआ है, जिसने जो इन चीज़ों को समझता है, अमूमन फ्लू के अंदर या नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन में जो कि वायरल होते हैं, तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करवाते या एडवाइस नहीं करते, एक बात। दूसरा ये है कि 3 से 4 दिन तक हमें वेट करना चाहिए है, बच्चों में हो या बड़ों में हो। जब कभी भी बुखार की अलामत आए, नज़ला ज़ुकाम की अलामत हो, तो ये बात जहन में रखें कि ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है। कुदरत ने अपना एक निज़ाम रखा है। अगर हम अब से 500 साल 300 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त पैरासिटामोल नहीं थी, उस वक्त एंटी एलर्जीज मार्केट में नहीं थी, दवाइयों का कंसेप्ट ही नहीं था। तिब्बे यूनानी की आप बात कर लें और हिकमत, ये काफ़ी हद तक थी। तो इसमें जो जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती थी वो फौरी तौर पे बुखार उतारने वाली अद्वियात या एंटी एलर्जीज नहीं होती थी। पॉइंट कहने का ये है कि ये आज की बीमारी या इस तरह का नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है। पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट आता है, कंसर्न, वो ये है कि ऐसी सूरत में फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स, एक तो पहली बात ये कि वायरल अगर है तो एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाएंगी। वायरल इन्फेक्शन में उसका कोई रोल नहीं है। इवन फंगल अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी उसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे यहाँ ये जो लोगों का कंसेप्ट है ये गलत है, एक बात। दूसरा ये कि हम 3 दिन तक का, ये हमारी भी गलती है एज अ पेशेंट्स की मैं बात करूं कि उनमें बेसब्री बहुत ज़्यादा है। 3 दिन में का वो इंतज़ार नहीं करते और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं, बाज़ औक़ात तो पेशेंट्स खुद डॉक्टर्स को ये जुमला बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब कोई एंटीबायोटिक लिख दें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि आइडियली उस एंटीबायोटिक का कुछ नहीं करना होता उसने। एक बात, 3 दिन के बाद 3 से 4 दिन का वायरल 5-6 दिन का वायरल्स होते हैं, 7 दिन 10 दिन तक भी वायरल होता है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपकी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मदाफ़ियत में फ़र्क आने लगता है, क्योंकि वो वायरस के ख़िलाफ़ फाइट कर रही होती है। ऐसी सूरत में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो मफाद परस्त होते हैं और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बॉडी की क़ुव्वत मदाफ़ियत गिरे तो फिर वो अटैक करें। तो ऐसी सूरत में, लेकिन वो भी 3 से 4 दिन तक, ये डिपेंड करता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एंटीबायोटिक्स का ऐसा कोई रोल नहीं है, 3-4 दिन तक वेट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास कई 100 पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं रेगुलर बेस पे, जिनको जब मैं सख्ती से ये कहता हूँ कि नहीं एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी, इवन बच्चों में भी, तो शुरू में तो वो थोड़ा सा कंसर्न शो करते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं बता रहे, लेकिन चौथे दिन या तीसरे दिन वो खुद ही इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, अब टेम्परेचर माशाल्लाह टूट गया है, अब सिम्टम्स ख़त्म हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें। जी, सही। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। और डॉक्टर साहब, देखा गया कि जब तक आप पेशेंट को कोई दवाई रेकमेंड ना करें, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। ये बहुत, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम कहते हैं, मैं इवन यहाँ फॉर एग्जांपल आपके लिए क्लिनिक की तरह चला रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो पेशेंट मुझसे अपनी प्रॉब्लम कंसर्न करते हैं उसके लिए कोई मेडिसिन ही एडवाइस की जाए। बाद में जो अल्फाज हम निकालते हैं, जो, क्योंकि हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना चाह रहे होते, हम कॉज को ट्रीट, हम उस वजह को ट्रीट करना चाह रहे होते हैं। और वजह को ट्रीट करने के लिए बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा दवाई का ही रोल होगा, हो सकता है ग़िज़ा से भी वो चीज़ बेहतरी हो जाए। एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ और दूसरी चीज़ें। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? रावलपिंडी से असलान बात कर। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि अरसलान, अगर आप अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। जी, मेरा ये सवाल है कि सर के बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए। कितनी उम्र है आपकी अरसलान? अरसलान, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 15 साल है। 17 साल है। आपका हेयर यानी बाल गिर रहे हैं जल्दी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे बाल सफेद हो गए। सफेद हो रहे हैं, ओके। अच्छा, आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, वालिदैन में किसी के या भाई बहनों में या और जो आपके फोर फादर्स में कह लें कि हिस्ट्री है कि आपको जल्दी बाल सफ़ेद होते हैं आपके? नहीं, ऐसे तो कोई केस नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल ये होगा कि आप सर में और जो ऑयल कहते हैं लगाना या तेल लगाना, कितना फ्रिक्वेंटली लगाते हैं? बिल्कुल सच्चाई से बताइएगा। मैं बिल्कुल नहीं लगाता। बस
देखें, अब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है असलान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपके हवाले से और बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, जो बालों में सफ़ेदी के हवाले से, इवन बाल गिरने की बहुत कंप्लेन आ गई है। बिल्कुल, इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि जब हम अपनी ग़िज़ा सही नहीं करेंगे, बाल अंदर से अच्छे निकलते हैं, सेहतमंद निकलते हैं। एक बात जहन में रखें, बालों के कलर का जो ताल्लुक़ है, बालों की हेल्थ का जो ताल्लुक़ है, वो आपकी ग़िज़ा से है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, मल्टीविटामिन का यूज़ करें, विटामिन ई का इस्तेमाल आप बढ़ाएं और विटामिन ए, ये आपके बालों के लिए बहुत बेहतर है। अब मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं सेलेक्टिवली, जो मैं आपको बता सकूं, ताकि आप उनका इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि ऑयलिंग, देखिए सर में तेल बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बचपन में, अब 4 बाल, मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक वक्त रहा है कि मेरी वालदा हो गई, उन्होंने हमेशा पकड़ के बिठाना है और तेल ज़रूर लगाना है। बिल्कुल, ये लाजमी होता था, सुबह नहा लिया, रात को तेल लगेगा। हमारे तो बाद, मैं अपने ही बच्चों के हवाले से बात करूं, ये चीज़ हम उनको भी गाइड करते हैं कि, और अब शुरू किया, एक चीज़ रेगुलर करिए कि उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, आपकी शाइनिंग आती है, बालों में आपके एक वो नरिशमेंट मिलती है। प्लस दूसरी बात ये, आपकी जो स्कैल्प है, जो स्किन है, इस पे जो खुश्की क्या जो है, वो चीज़ कम होती है। ठीक है, ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है आप लोगों ने। Thank you और so मुझे much. बात करनी थी माइग्रेन के हवाले से कि क्या फैमिली हिस्ट्री होती है ये, क्योंकि मेरी सास को था, मेरी नन को था, अब मेरे हस्बैंड को भी है। जी जी। और ये समझे ना, मेरी सास को तभी खत्म हो गया 70 प्लस से वो, तो मेरी नन को भी ऐसे से कम हो गया। मेरे हस्बैंड को जी। बहुत ज्यादा होता है, वो 12 घंटे इसका इफेक्ट रहता है जी, जब तक वो टैबलेट नहीं खाते। जी ठीक है, तो क्या इसमें हेरिडिटी का इसमें होता है, और इसका क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, और क्या? जी, बिल्कुल सही है निगत, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें एक रोल है, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्रीज़ में हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, माइग्रेन की भी फैमिली हिस्ट्री जो होती है, अगर है किसी को तो चांसेस होते हैं कि आए। अच्छा, इसकी वजह ज़रा समझ लें कि एलर्जिक एलिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ग़िज़ा के अंदर, वो नस्ल दर नस्ल भी चल रही होती हैं, एक रूटीन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको यूँ मत समझिएगा कि चाइनीज़ सॉल्ट फॉर एग्जांपल यूज़ किया जाता है कुछ घरों, अब तो खैर बैंड हो गया और अच्छी बात है इसको बैन। बहुत सारे लोगों को चाइनीज़ सॉल्ट से बहुत क्विकली और यानी माइग्रेन एग्रीवेट भी होता है, बढ़ता भी है, और अगर नहीं है तो होने के चांस होते हैं। इसी तरीके से नट्स का इस्तेमाल है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में कोई ख़ास, चाहे वो कैशू नट यानी काजू हो गया, पिस्ता बादाम, या किसी एक से एलर्जी होगी, उसकी वजह से भी एग्रीवेट हो सकता है। कुछ को चॉकलेट्स की वजह से हो सकता है, बहुत सारी वजूहत हैं। तो फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। एक बात, मैं साथ साथ नाज़मीन बताता जाऊँ कि लोगों का जहन में ये आता है कि माइग्रेन क्या मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाता है या नहीं, या ये भी एक क्वेश्चन है। अगर हम साथ में कॉलर भी ले लेते हैं। ले लें, चलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे अपने हस्बैंड के वेट के बारे में मालूमात लेनी है कि उनका वेट बहुत जल्दी से लॉस हो रहा है। ओके, तो बस मैं इसी वजह से परेशान हूँ। आलिया, कितनी उम्र है आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की 36 है। 36 है। और जी। वेट कितने अरसे में, एक महीने में अगर मैं और उनका वेट कितना है पहले वो बताइएगा, फिर एक महीने में कितना गिरा? जी सर, शादी से पहले उनका वेट जो था ना 79 था, फिर 75 हुआ। ठीक है। देन उसके बाद अब जाके फिर उसके बाद तो 70s में आ गया, अब 66 हुआ रोजे वगैरह रखने की वजह से। ठीक है। बस मैंने कहा, मैं इस वजह से परेशान हो रही थी। जी जी। हाइट कितनी है? हाइट पता है अगर आपको? हाइट उनकी 5 to 4 है। 5। ओके ओके। अच्छा, देखें, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। एक तो पहली बात ये कि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, दरमियानी हाइट है, और ऐसी सूरत में उनका वेट अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं बॉडी मास इंडेक्स की बात करूं, उसको कैलकुलेशन कुछ मेरे पास ज़बानी इसलिए याद हो जाती हैं कि बार बार हम रिपीट करते हैं तो याद हो जाती है। इस हिसाब में अगर देखा जाए तो ये ओवरवेट तो हैं। वेट कम होना एक अलग चीज़ है। अगर एक्टिव हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वो एक्टिव हों, वो फिज़िकली भाग दौड़, चलना फिरना, घर के काम, थकन का एहसास नहीं है, बुखार नहीं है, कोई और अलामात नहीं है, तो परेशानी की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि उनकी डाइटरी हैबिट में, यानी खाने पीने में 1 महीने में, 2 महीने, 4 महीने में कोई फ़र्क आया है, वो नहीं, वो महसूस कीजिएगा। प्लस ये कि अगर 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वज़न फॉर एग्ज़ाम्पल गिर जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर कुछ हमें टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता कोई अंडरलाइंग कोई भी बीमारी या कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है क्रॉनिक, जिसकी वजह से वज़न में इस तरीके से कमी आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो सिम्टम्स आएंगे उसमें ये कि थकावट का एहसास होना, लो ग्रेड फ़ीवर यानी बुखार का रहना, बहुत सारी ऐसी अलामात हैं।
तो ये चीज़ चेक करनी होती है। आप इसको ऑब्जर्वेशन में रखें। बाकी अगर आपका कोई कंसर्न हो, आप मुझे मेरा नंबर पे भी मुझे कॉल करके पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे थे कि क्या ये मुस्तकिल होता है या इसका कोई इलाज भी है, और जैसे कि निगत साहिबा ने भी कहा कि उनकी जो मदर इन लॉ है उनको आफ्टर 70 जो है ये माइग्रेन जो है वो ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है सर के दर्द की, माइग्रेन की हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे पूछा था मैंने कि ये जो इलाज है, क्या ये मुस्तकिल इसका इलाज है या कभी ये ठीक ना हो सके, ऐसा वाला है? जी, बिल्कुल वही पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के कंसर्न है जिनको माइग्रेन है। देखिए, माइग्रेन जो है ना वो टीन एजेस से शुरू होता है मोस्टली, और ये मिडिल एज तक जाता है अमूमन। 60 to 70% केसेस जो हैं वो मिडिल एज में जाके, यानी 45 की एज में जाके फिर ये कम होना शुरू हो जाते हैं। सही। माइग्रेन की अगर मैं बात करूं, उसमें क्लस्टर हेडेक एक ऐसी टाइप है जो कि बहुत ही सीवियर टाइप कहलाती है। उसके लिए भी ये कहा जाता है कि जो कि बहुत सीवियर है, यानी सुसाइडल पेन है, यानी लोग कहते हैं खुदकुशी कर लेना प्रेफर करते हैं, इतना शदीद पेन होता है। लेकिन उसके लिए भी ये कहा जाता है कि जो क्लस्टर हेडेक्स हैं ये 45 के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी कम होते होते ख़त्म हो जाती है। सही। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक सिर्फ मैं बता 5 मिनट लूंगा या 2 मिनट मैं इस पर ज़रूर बताना चाहूँगा लोगों को। अगर कोई कॉल हो तो ज़रूर, कॉलर भी है, कॉलर हैं तो चलें आप कॉल ले लें, फिर उसके बाद इसमें बात करनी है। ऑलराइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? मैम अल्लाह का शुक्र। मैं शमसुल हसन भाई बात करूँ, कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ ऑलमोस्ट। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग जो आज डिजीज बात कर रहे हैं माइग्रेन के हवाले से, मुझे इसी सिलसिले में बात करनी थी। मैं खुद जो है ना मेडिकल से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, मैंने जो है ना अभी रमजान के महीने में जो है ना मतलब मेरे एक साइड का जो है ना वो दर्द उठ रहा था, मतलब और कभी कभार उठता है, मतलब सर में दोनों तरफ नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड पे। एंड वो मतलब और वो जिस एपिसोड में उठता है वो एपिसोड इतना सिवियर होता है कि मतलब लगता है कि जैसे कि कोई मतलब वो करंट दे रहा है, या मतलब बहुत एपिसोड में बहुत सिवियर होता है। आँख पे भी इफेक्ट आता है इसका? जी, आंखों पे भी जोर पड़ता है साथ में दर्द के? जी बिल्कुल, आंखों पे जोर पड़ता है, कानों पे जोर पड़ता है। और फिर मतलब जब मैं मतलब एसी में जाता हूँ, थोड़ी देर एसी में नैप लेता हूँ, मतलब 3 to 4 आवर्स, तो फिर वो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है। अच्छा, जब आंखें बंद करता हूँ तो काफी प्रेशर होता है, मतलब और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज्यादा सिवियर दर्द होता है। अभी जैसे कि रमजान हो रहे थे तो मतलब अफ्तारी के टाइम पे आई वाज फीलिंग के मतलब काफी सिवियर पेन उठ रहा था। फिर मैंने किसी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे साइबेरियम टैबलेट दी थी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फ्लूनेराजीन। जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा था पैराडोल भी आप खाएं, बीडी मतलब सुबह शाम खा रहे थे। ठीक है। जी बिल्कुल। और साइबेरियम टैबलेट भी, लेकिन मतलब टैबलेट से कोई ऐसा फास्ट फर्क नहीं पड़ा। अभी भी जो है ना मुझे कभी कभार उठता है, मतलब वो गर्मी का, मुझे लगता है गर्मी का है या साइनोसाइटिस है। अब आप बताएं क्या हो सकता है ये? जी देखें, बिल्कुल सही है। जो आपको जिस टाइप का पेन है अमूमन इसमें, जिसमें किसी में लेफ्ट साइड होता है, कभी बाज़ औक़ात राइट साइड पे होता है, एक साथ दोनों जगह पे नहीं होता। एक खास बात माइग्रेन की वैसे भी एक ख़ास अलामात में से है कि किसी एक साइड पे, हाफ साइड पे पेन होगा, चाहे वो राइट हो लेफ़्ट हो। कई दफ़ा सिर्फ पूरे साल राइट में ही होगा, कभी एक ही महीने में राइट में भी हो गया, लेफ़्ट में भी हो गया। एक बात आपने फ्लूनेराजीन यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, साइबेरियम भी आपने इस्तेमाल की है, बिल्कुल सही है, वो भी इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। बाज़ औक़ात हम प्रोपेनोल यानी इंडरॉल भी हम प्रोडक्ट इसमें देते हैं। कैलान यानी कैल्शियम वेरापेमिल भी दी जाती है, 80 मिलीग्राम से लेकर 240 मिलीग्राम तक भी इसको दी जाती है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर पेशेंट फ्लूनेराजीन से रिस्पॉन्स कर जाए या प्रोपेनोल से रिस्पॉन्स करे। इसमें वेरी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम यानी वहीं की वहीं रह सकती है। इस एक बात। दूसरा ये कि जो इस टाइप की मेडिसिन हैं ये एबॉर्टिव होती हैं, ये याद रखिएगा। जब कभी भी आपको पेन हो, माइग्रेन का सिवियर पेन हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, बीटा ब्लॉकर्स हों, या इसके अलावा इवन एर्गोटामिन डेरिवेटिव्स भी इसमें दिए जाते हैं,
ये तमाम मेडिसिन एबॉर्टिव हैं, ये वो है प्रोफाइलेक्टिक हैं, यानी अगर आपको जब पेन नहीं था उस वक्त के ड्यूरेशन में आप ये इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो फ्रिक्वेंसी थी दर्द की उसमें तो फ़र्क आएगा, यानी गैप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जिस वक्त आपको अटैक हो रहा है और अटैक की सूरत में फिर ये पेन एकदम से ये इन मॉलिक्यूल से, इन क्लास ऑफ ड्रग से अमूमन ख़त्म नहीं होता। ठीक है, एक बात। अच्छा, एक चीज़ और है, जो एबॉर्टिव ड्रग्स हैं वो भी हैं मार्केट में, मतलब जो डॉक्टर्स ही उसको डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं, आप खुद से नहीं खरीद सकते ना आप लेना चाहिए है। वो क्लास ऑफ ड्रग्स ट्रिप्टैन ग्रुप है जो कि एबॉर्टिव भी है, यानी अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो तो हम बाज़ औक़ात वो ट्रिप्टैन ग्रुप देते हैं। थोड़ा सा उसकी टॉलरेबिलिटी का इशू है कि उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं, लेकिन वो एबॉर्ट करती है पेन को। तो लेकिन डिपेंड करता है, ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका मज़ीद इस हवाले से कोई भी और सवाल है या अगर आप कोई मेडिसिन एडवाइस करवाना चाहते हैं, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। एक बात। दूसरा ये कि जब कभी भी माइग्रेन हो तो आप एक बात जहन में रख लें, अपना वेंटिलेशन बहुत अच्छा करें। बिल्कुल, क्योंकि माइग्रेन एक्यूट अटैक्स के अंदर बाज़ औक़ात सिर्फ ऑक्सीजन, जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन 6 to 8 लीटर्स जब ऑक्सीजन दी जाती है फॉर 10 to 15 मिनट्स तो ये पेन को अबॉर्ट कर देती है। सीवियर माइग्रेन के अंदर ये एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम इरफान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैडम मुझे माइग्रेन तो नहीं है जी। लेकिन कल रात को मैं अचानक जब उठा हूँ मॉर्निंग में सुबह, तो ये हुआ कि मुझे चक्कर इतने ज्यादा आ रहे थे कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा और स्टिल वही कैफियत है अभी तक। ठीक है, ओके, यानी कि मैंने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर खुद तो नहीं जा सका, लेकिन फिर मैंने मिसेज को भेजा, मेरे से चला नहीं जा रहा। फिर मैंने मिसेज को भेजा, उन्होंने टैबलेट लिख के दी है सर्क और स्टेमेटिल, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा। ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा चक्कर आती है कि मैं खुद से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकता। ओके। ये कल रात से कैफियत मेरी है। इरफान साहब, उम्र अभी कितनी तक आपकी? still ऐसे ही। उम्र कितनी? मेरी उम्र है सर 47 ईयर्स ओल्ड। 47। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे था ब्लड प्रेशर, लेकिन वो मेरे पेट का मसला था, वो डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन दी थी, लेकिन विद इन 1 मंथ मेरा ब्लड प्रेशर का मसला हल हो गया था। शुगर भी कल मिसेज ने चेक की है, वो खुद स्टाफ नर्स हैं, लेकिन अभी तक जो है वो शुगर तो बिल्कुल ठीक नॉर्मल आई है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना दर्द है सर में ना कुछ, सिर्फ चक्कर ही आते चक्कर जा आ रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, कान का कोई प्रॉब्लम रहा हो, नज़ला, ब्लॉकिंग, नोज का नाक बंद हुई हो? गले में थोड़ी सी कंजक्शन Congestion सी है, ठीक है, और कान मेरा दर्द तो नहीं होता, लेकिन पिछले दिनों में, पिछले वीक में काफी खुजली होती रही है मुझे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। देखिए बात, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि इनके हवाले से भी और जो लोग हमें सुनते हैं, जब ये चक्कर का एलिमेंट आता है और वाक़तन बहुत तकलीफ दे जिसको होता है वही समझ सकता है, जिस तरह दर्द की हम बात करते हैं। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो वजह है चक्कर की वो कान की वजह से होती है अमूमन, चाहे वो एक साइड हो या दूसरी साइड हो। जिस तरह हमारी निगाह, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर कमज़ोर होगी तो हमें सर में दर्द का इफेक्ट आता है ना, सर में दर्द होने लगता है पीछे की तरफ, और वैसे यहाँ बोझ आने लगता है माथे की तरफ। इसी तरीके से जब हमारा कान में कोई प्रॉब्लम होगी, वो अगर कान की कमज़ोरी नहीं हो लेकिन कान में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से हमारा पूरा बैलेंसिंग सिस्टम आउट हो जाता है। डॉक्टर साहब ने जो आपको मेडिसिन लिखी है, दवाई तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सही उन्होंने एडवाइस की है, सर्कोस्टेमेटिल आपने जो बताई, लेकिन इसके अलावा भी मेडिसिन हैं अगर इससे रिस्पांस नहीं आता। एक बात। दूसरा मैं चाहूँगा, मशवरा है आपको कि आप ENT डॉक्टर को दिखाइए और अपना कान को ज़रूर अच्छे से चेक करवाएं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉकिंग हुई हो कहीं पे, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, एयर ड्रम का प्रेशर और इंटरनल एयर प्रेशर वेरी कर रहा हो, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसके से आपका पूरा बैलेंस आउट होता है। एक चीज़। दूसरा ये कि गर्दन के जो मोरे हैं, इसको भी आप ज़रूर देखें कि आपकी मूवमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। तो अमून ये, बाकी अगर कोई मज़ीद आपका कोई एडवाइस लेनी हो, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो क्वेश्चन आपसे किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर भी हमारे साथ हैं, हम उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं इजाज़ बात कर रहा हूँ जी, दुबई से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरी बेटी है, 18 साल की उसकी एज है, वो कॉलेज स्टूडेंट है जी। तो आज से 15 रोज पहले उसको सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ठीक है। तो मैंने उसको हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, तो वो नॉर्मली पेन किलर्स वगैरह दिए हैं। तो उसके बाद मैं स्पेशलिस्ट के पास लेके गया हूँ,
तो डॉक्टर साहब ने चेक करने के बाद उनका सीटी स्कैन करवाया है। ठीक है, सीटी स्कैन के बाद उन्होंने इसको माइग्रेन डिटेक्ट किया ठीक है, माइग्रेन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उनकी मेडिसिन शुरू की है, डेल्टा कॉर्टिल है 5 mg। ठीक है। दो दे रहे हैं टैबलेट्स, 2 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम या एक? मैं सर आपको बताता हूँ। उसके बाद एक गोली है मॉर्सेट और एक गोली है कैपेक्स। अच्छा, क्योंकि आप ब्रांड नेम्स बता रहे हैं, मुझे जेनेरिक जाएंगे, डेफिनेटली कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। दुबई में भी सर नहीं, ये मेरी बेटी जो है वो पाकिस्तान में है इस वक्त। ओके। तो इनमें उन्होंने पहले 4 दिन के लिए 4 गोलियां सजेस्ट की हैं, फिर अगले 4 दिन के लिए 3 गोलियां, फिर उससे अगले 4 दिन ठीक के है, लिए 2 गोलियां। टैपरिंग डोज के साथ दी जाती है डेल्टा कॉर्टिल, बिल्कुल। उन्होंने ट्रीटमेंट उसका शुरू किया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट इसका माइग्रेन का है या यही ट्रीटमेंट हम जारी रखें? नहीं, देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका ज़रूरी नहीं है। ये अगर बहुत सिवियर अटैक होता है माइग्रेन में तो स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। प्रेडनिसोलोन है, डेल्टा कॉर्टिल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दी जाती है इनिशियल डोजेज में, और इसको टैपर करके 1 हफ्ते में हम ख़त्म कर देते हैं अमूमन लोगों को। बहुत कम केसेस में होता है कि हम 15 दिन तक दें। ये एबॉर्टिव है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि ये वो मेडिसिन है जो कि हम दर्द को ख़त्म करने की कोशिश के लिए करते हैं। इससे पहले जो क्लास ऑफ ड्रग्स जो हम इसे डिस्कस कर रहे थे वो सारी प्रोफाइलेक्टिक है, यानी दर्द से पहले, ताकि वो फेज ही ना आए। अब इसके अलावा भी मेडिसिन हैं जो दी जा सकती हैं। आप चाहें तो आप, मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल करवा सकते हैं। घर में जो भी आपके यहाँ मौजूद हों मुझे कॉल कर लें। और अगर कोई मेडिसिन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इनको अब एक प्रोफाइलेक्टिक दिया जाए, अगर ये दर्द में आराम आ जाता है तो उसके बाद फिर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं किया जा सकता। बच्ची का मामला है, स्टेरॉइड्स को हम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक यूज़ में नहीं लेके जाते, ना उसका फ़ायदा होगा। ऐसी सूरत में हम उनको मेडिसिन भी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पर। कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। यहाँ पे एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? फहीम बात कर रहा हूँ जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं जो है अपना ये उल्टे हाथ में मेरा दर्द होता है, और पानी पीता हूँ या कोई खाना खाता हूँ तो पसीना बहुत आता है। पानी पीने के बाद, खाने खाने के बाद में पसीना बहुत आता है, और मैं 1-2 किलोमीटर अगर चलता हूँ तो एग्जॉस्ट भी हो जाता हूँ। दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो जाती है। फहीम साहब, उम्र कितनी है आपकी? सॉरी, आपकी बात मेरी 50 साल है। 50 साल है, ठीक है जी। तो मैं, और क्या मेरा वेट भी लूज हुआ है। मेरा 5.6 मेरी हाइट है। ठीक है, और वजन कितना है आपका? वजन 67 है। ठीक है, लेकिन ये मुझे थकन और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और क्या नाम है, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, और पानी या कोई खाना खाता हूँ तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, बेइंतहा पसीना आता है, और उल्टे हाथ में भी दर्द रहता है अगर सर होता हूँ। और ये उल्टे हाथ में जो दर्द है, 1 मिनट रुकिएगा, उल्टे हाथ में जो दर्द है कितनी देर रहता है? वो तकरीबन कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी ज्यादा भी 1 घंटा भी रहता है। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। अभी देखिए, एक बात जहन में रखें फहीम साहब कि ये जो दर्द है, खुदा न खास्ता ऐसा हार्ट का तो इशू नहीं है बज़ाहिर, ठीक है। और जब आपने कहा कि आप चलते हैं तो आपको थकन होने लगती है या सांस फूलना, तो कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम रेगुलर, क्योंकि इसको यूज़ टू नहीं होते हैं, जब कभी अचानक चलते हैं ज़्यादा तो हमें थकन का एहसास होना वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप रेगुलर रखते हैं और उसके बावजूद आपको दर्द यानी बोझ आने लगता है सीने पे, यानी सांस घुटने का फीलिंग आए, तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि इसको इवेलुएट करवाना है। इवेलुएट के लिए सबसे पहले बेसलाइंस में ये कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लिपिड प्रोफाइल अपना एक करवाइए ताकि पता चले कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का क्या इस वक्त सिचुएशन है, एक बात। दूसरा ये है कि अगर आपको बार बार इस तरीके से हो तो फिर हम इसको कंफर्म कम अज़ कम इत्मीनान के लिए ये करते हैं कि खुदा न खास्ता को कार्डिक इशू तो नहीं है। ऐसी सूरत में आपको ईटीटी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट वो आपका करवाते हैं, बाज़ों का थैलियम स्कैन भी किया जाता है कि ये पता चले कि हार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ताकि ये एक्सक्लूड हो जाए। फिर जो थकावट है उसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, वो रूल आउट की जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं डॉक्टर्स, अगर मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूं, बाकी आप चाहें तो मेडिसिन का भी एडवाइस ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरी उम्र कोई 18-20 साल थी तब से मेरे सर में दबाव रहा, भारीपन शुरू हुआ,
तो फिर 10 साल तक तो मैं उसको बर्दाश्त करता रहा। तो मेरी उम्र 47 साल है। जी जी। तो आज से 20 साल पहले फिर मैं डॉक्टर से मशवरा किया। जी जी। तो डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की दवाई शुरू कराई, ये टेप्रीकैप, ठीक है, फ्लुक्सटाइन HCl। ठीक है। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, मेरी रूटीन लाइफ कुछ बेहतर रही। सही। लेकिन साथ साथ जो है ये मेरा रूटीन लाइफ चलता रहा, मैं दवाई खाता रहा और लेकिन मसला रहा। फिर डॉक्टर किसी और के पास गया, उसने दवाई मेरी बदल दी। इस तरह जो है ये डिप्रेशन की दवाइयाँ मुझे दे रहे हैं और आज भी जो है ना ये मेरा मसला बरकरार है और रूटीन लाइफ मेरी काफ़ी डिस्टर्ब है। दवाई खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। मैं टीचर हूँ, पढ़ाने में मुझे मुश्किल पेश आ रही है। ये जो आपने कहा अभी एक लफ्ज़ के रूटीन लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, दवाई की वजह से या वैसे आपने कहा है? वैसे मेरी जो है ना वो रूटीन लाइफ डिस्टर्ब है। दवाई से थोड़ा बहुत जो है ना सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। लेकिन दर्द जो है ना सर में रहता है, दवाई से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा देखिए राशिद साहब, बात यह है कि आपको अगर जिस डॉक्टर ने भी एंटी डिप्रेशन ड्रग शुरू की, एंटी डिप्रेशन ड्रग बहुत एहतियात से शुरू की जाती है और बहुत कंफर्म करने के बाद कि आया पेशेंट डिप्रेसिव स्टेट में है या नहीं। एक बात, इसको लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अमूमन होता ही है कि जो आपका डिप्रेसिव स्टेट है, चाहे वो महीने का है, 2 महीने का है, उसके बाद फिर इसको टैपर करके बंद की जाती है ताकि आप इस पर यूज टू ना हो जाएं इसके। एक बात मैं चाहूँगा कि आप अपने भी जो भी डॉक्टर्स हैं रिलेवेंट, क्योंकि आप लाहौर में रिहाइश है आपकी और पूरी हिस्ट्री जिन आपको लास्ट अभी आप दिखाते रहे हैं उनसे ज़रूर फॉलो अप ले लें। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं उनसे कांटेक्ट कर पाएँ तो यू कैन आस्क मी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करूँ, मैं आपको डॉक्टर्स भी एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी अच्छे तरीके से इसको इवेलुएट करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो भी इसको इवेलुएट करते हैं। और मैं अगर बात करूँ एज ए जनरल प्रैक्टिशनर तो वी कैन ऑल्सो एडवाइस द मेडिसिन, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप परेशान नहीं हो, मेडिसिन का इस्तेमाल एंटी डिप्रेसेंट्स का डॉक्टर के मशवरे के बाद टैपर करके ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 बच्चे हैं, एक हुजैफा अब्दुल्ला, एक बड़े बेटे की मेरी एज है 14 ईयर्स और दूसरे वाले बच्चे की मेरी एज है 12 साल की है वो। तो बात ये है कि वो दोनों बच्चों के मेरे ना कान में प्रॉब्लम है। उनके ना मतलब वो सोते हैं या वैसे भी दिन में भी किसी वक्त मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया है, लेकिन उनके जो है ना कानों में एक खुजली सी होती है और वो रात को उठ के बैठ जाते हैं और मतलब बहुत वो बंद करके कान वो अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहते स्वाइलिन है या कुछ, लेकिन कोई सही नहीं हो पा रहा है। सॉरी, डॉक्टर क्या कहते हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई। आप डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्वाइलिन है, मतलब जैसे कानों में बस, हालांकि सफाई भी करवाई है कानों की, मैंने सब कुछ कराया। वो इतनी हार्ड बच्चों को डोज देते हैं एंटीबायोटिक वगैरह की, तो मैं नहीं चाहती कि इतनी ज़्यादा इतनी कम एज के अंदर उन्हें मैं करूँ। तो आप मुझे कोई वो बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए दोनों बच्चों के लिए। अच्छा, दोनों को एक साथ इसी सेम प्रॉब्लम है? हाँ, तकरीबन 3 प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कितना फ्रिक्वेंटली होता है? क्या मतलब बात ऐसा भी होता है कि 3-4 महीने का गैप हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो? नहीं, मतलब जैसे ऐसा होता है कि समटाइम कि कभी कभी ऐसा एकदम होने लगता है, रोजाना होता है, कभी होता है कि 1-2 दिन का गैप आ जाता है। ठीक है, सही, अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और डॉक्टर साहब, इनका सवाल हमने सुन लिया है, लेकिन इनका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे और उसके पे भी बात करेंगे कि ये जो है वो मुस्तकिल इसका कोई इलाज है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है सर के दर्द के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपसे एक कॉलर ने हमारे ब्रेक से पहले पूछा था जो क्वेश्चन, उसका आप जवाब दे दें और साथ ही हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे जो आप जवाब देते हैं मुस्तकिल इसका इलाज है या नहीं है। जी, 14 ईयर्स के हवाले से बात की थी। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों में कान का प्रॉब्लम है। देखें, स्वेलिंग का होने से मुराद ये है कि आप जो अंदर की लाइनिंग होती है, ये वो अंदर की जो कान की लाइनिंग है बिल्कुल ऐसी ही टाइप की लाइनिंग है जैसे हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग्स कहलाती हैं।
अच्छा, जैसे नज़ला होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ओवर एक्टिव हो जाती है, इसी तरीके से कान में भी ओवर एक्टिवनेस हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो इन्फेक्शन हो, एक बॉडी का रिस्पॉन्स है वो ऑल्टर्ड हो गया है, बढ़ गया है। ऐसी सूरत में एंटी एलर्जी ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो अब डॉक्टर के मशवरे के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हर वक्त हम नहीं दे सकते। स्वेलिंग के देखें, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ये आम पब्लिक को भी अब समझना चाहिए। अब माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, आप नेट पर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल करते हैं। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दो अलग चीज़ें। सिर्फ अभी यहाँ पे मेरे एक चोट लग गई और उसके बाद वो क्लीन वूंड था, या ये मैंने यहाँ पे कट लगा और उसके बाद इसकी सर्जरी ऑपरेशन करके इसको टाँका लगाया गया, ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जिसके तहत ये खाल जुड़ रही है वो इन्फ्लेमेशन है, ये कुदरती प्रोसेस है। लेकिन अगर इसमें जरासीम चला गया, अब यही कट लगा हुआ और जिसमें फिर पस बनना शुरू हो गया, वो इन्फेक्शन आ गया। तो कान का भी इसी तरीके से है कि अगर सिर्फ स्वेलिंग आ रही है तो स्वेलिंग ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन की वजह से हो, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, तो हम फिर वो वजूहात ख़त्म करते हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? शानी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरे डॉक्टर साहब से दो सवाल है। जी जी कीजिए। पहला सवाल मेरा ये है कि मेरी टांगे थोड़ी थोड़ी देर बाद सुन्न हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। ओके। आपकी एज कितनी है और वेट बताइएगा? एज 16.5 साल उम्र है। ठीक है, वेट और हाइट भी बताइए जी। आपका वजन कितना है और आपकी हाइट कितनी है? मेरा वजन है 62 kg। ठीक है, 62, ठीक है। और हाइट है 6 फुट 2 इंच। ठीक हो गया, माशाल्लाह अच्छी हाइट है आपकी। अब सिर्फ ये कि आपके पैरों में दर्द होता है, पैरों में भी किस जगह? पिंडलियों में दर्द है, थाइज में दर्द है? पाँव के। जी सनी, जी आप सुन रहे हैं मुझे? आवाज़ आ रही है आपको? आप टीवी का वॉल्यूम कम रखें। जी आ रही है आवाज़। जी, आपको जो दर्द है आप वो थोड़ा सा वाजे कीजिएगा उसको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पिंडली में दर्द है, थाई में है, एड़ियों में है, किस जगह पे ज़्यादा है? मेरे दर्द पाँव में है बिल्कुल, ये नीचे पाँव के दर्द होता है और सुन्न हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा अच्छा, आप फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं? खेल कूद है, भाग दौड़? आप माशाल्लाह यंग हैं। जी फुटबॉल खेलता हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। और बज़ाहिर आपको कोई ये जो सुन्न होने का अमल है ये सिर्फ बैठने के बाद ज़्यादा महसूस होता है या नॉर्मल चलते फिरते में भी सुन्न का एहसास होता है? बैठने के बाद हो जाता है, फौरन हो जाता है, बैठने के बाद ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं सनी। एक तो पहली बात ये है कि आप फिज़िकली माशाल्लाह एक्टिव हैं, आप खेलते हैं, कोई ऐसी बात, अच्छी बात है ये। थोड़ा सा आप डाइट का जो है वो उस पर ध्यान दें, क्योंकि आप बाकायदा एक्टिवली प्ले करते हैं। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, पोटेशियम की कमी की वजह से, और इतने ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं ना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इनकी बाज़त ऐसी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं जिसका हमें नहीं पता चलता और ये अलामात की शक्ल में आती हैं। मैं चाहूँगा सिर्फ आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है, और एक्टिविटी को इसी तरह जारी रखें। पोटेशियम का इस्तेमाल यानी केले का आप इस्तेमाल करें, केला अच्छे से खाएं, ठीक है। और कैल्शियम की जब बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप मेडिसिन लें, आप दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, अच्छी मिकदार में आपको कैल्शियम और पोटेशियम यानी जाएगा केले की शक्ल में, तो इंशाल्लाह ये चीज़ों में खुद ही आराम होगा। जब हम कहते हैं लें ज़्यादा तो इसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा रूटीन से हटके। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दफ़ा केले खा लिए काफ़ी है, नहीं, आपको रेगुलर बेस पे रखें, इंशाल्लाह इससे आराम आएगा। बिल्कुल। हेलो, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं बेटा हुमैदा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे उल्टे हाथ के बाजू में ऊपर की तरफ मेन बाजू पे बहुत शदीद दर्द रहता है। सही। और इतना शदीद दर्द होता है कि मैं उस करवट से ना सो सकती हूँ और ना मैं उस कवरेज से उठ सकती हूँ। बस मेरा ये हाथ बहुत उसमें दर्द है। ठीक है। कि मैं बयान से बात भर जाती हूँ कि मेरी बहुत तकलीफ होती है। आपकी कितनी उम्र कितनी है आपकी हुमैरा? मेरी 65 है। 65 माशाल्लाह। देखिए आपकी अच्छी 55 ओके। अच्छा, आप फिजिकल एक्टिविटी रखती हैं, चलना फिरना?
मैं खुद भी अपना उसका मेरा है, मैं खुद घर में अपना उसका स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ माशाल्लाह से। वेरी गुड। वैसे मैं अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखती हूँ, जी जी। मगर क्या है कि मेरा हाथ का दर्द नहीं जाता, कि मैं हाथ ऊपर उठा नहीं सकती, पीछे मूव नहीं कर सकती उस हाथ को। ठीक है। अभी यहाँ पे अपना उसका डॉक्टर मुदस्सर हैं, डॉक्टर शाह के असिस्टेंट जो हैं, जी जी। तो उनसे भी मेरी अभी शायद मैं उनसे भी अपना कांटेक्ट करूंगी। जी जी। तो मगर मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टरों से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज इतने हैं कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी जाती हूँ, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये मसले हैं कुछ। मैं चाहूँगा मेरा आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि वक्ती अभी मैं आपको जब तक आप डॉक्टरों को नहीं दिखा रही, मैं आपको एक मेडिसिन एक दो एडवाइस करूँगा, ताकि ये आपके हाथ के दर्द में थोड़ा आराम आए, और बाकी फिर इसको एवेलुएट करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें शो के आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप पे जाएंगे, आप जाते थे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए, पहली बात यह है कि माइग्रेन है या सर का दर्द कोई और वजह हो, कोशिश करें कि अपने तौर पे वो वजह निकालें कि जिसकी वजह से हो रहा है। बाज़ वक़्त सिर्फ खाने का कैसा एलिमेंट है कि कोई आप थोड़ा सा 4-5 दिन का अपना फ्लैशबैक ज़रूर लिया करें जब कभी भी अटैक हो रहा हो, जिनको माइग्रेन का ख़ास तौर पे प्रॉब्लम है, कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ तो नहीं खाई थी, कोई ऐसा अमल तो, यानी धूप में तो गर्म ठंडे का भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, सीजनल इम्पैक्ट भी आता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। कल भी हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह इस पर बहुत डिटेल में बात की जाए, और कल मैं आपसे इंशाल्लाह एक थोड़ा सा चार्ट शेयर करूँगा, उसमें मैं वो ग़िज़ाएँ बताऊँगा कि जिनको आप अपने तौर पे ख़ुद सोचिएगा कि क्या इनमें से आप वो ग़िज़ा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, और कुछ एलिमेंट्स और हैं जो भी इंशाल्लाह आपको स्पेसिफिकली बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और डॉक्टर साहब कल भी हम इसी चीज़ को बात करेंगे, स्टार्ट वहीं से करेंगे कि इसका इलाज क्या मुमकिन है या नहीं है। और जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि जो साहनिया पेश आया है जहाज़ का, उनको जो लोग शहीद हुए उस साहनिए में, अपनी दुआओं में उनको याद रखिएगा। और बहुत चीज़ें हैं जो कल भी हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के हवाले से, क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप ले सकते हैं, जो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप माइग्रेन का शिकार हैं। बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल सेम टॉपिक के साथ। तब तक मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।